नमस्कार। आज हम बिजली की दुनिया के एक ऐसे पहलू पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे जो अक्सर शायद नज़रअंदाज हो जाता है, नमस्कार। लेकिन जिसका असर मतलब हमारी जेब पर भी पड़ता है और सिस्टम की सेहत पर भी। ये है पावर फैक्टर। हाँ, पावर फैक्टर। और ख़ास तौर पर इसे सुधारने के तरीके क्या हैं? बिल्कुल। और ये ऐसा टॉपिक है ना जो मतलब स्टूडेंट से लेकर इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स तक सबके लिए बहुत जरूरी है। हाँ, और जैसा हमने पिछली बार बात की थी, अगर पावर फैक्टर खराब हो तो मुश्किलें तो खड़ी होती हैं। बिल्कुल। तो आज जो हम ये बातचीत कर रहे हैं इसका आधार इलेक्ट्रोवायर पॉडकास्ट का एक एपिसोड है। उसमें पावर फैक्टर सुधारने के अलग-अलग तरीकों पर काफ़ी अच्छी तरह बताया गया है। हाँ, मैंने भी सुना है वो एपिसोड। काफी जानकारी है उसमें। तो हमारा मकसद बस यही है कि इन तरीकों को थोड़ा आसान भाषा में समझे और ये भी कि भाई कौन सा तरीका कहाँ फिट बैठता है। कहाँ ज्यादा काम का है। सही बात है। और देखिए ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। पावर फैक्टर सुधारने का सीधा मतलब है बिजली का बिल कम होना, क्योंकि कंपनियां पेनल्टी लगाती हैं खराब पावर फैक्टर पर। हाँ, वो तो है। और साथ ही जो हमारे उपकरण हैं उनकी लाइफ भी बढ़ती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सबसे कॉमन तरीका है जिसका नाम सुनते ही दिमाग में आता है, कैपेसिटर बैंक। हाँ, बिल्कुल। कैपेसिटर बैंक ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला और कह सकते हैं स्थापित तरीका है। ठीक है। इसको समझने के लिए ना पहले थोड़ा रिएक्टिव पावर को समझना होगा। हाँ, वो जरूरी है। रिएक्टिव पावर देखिए वो पावर है जो सर्किट में बहती तो है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बनाने जैसे काम के लिए जरूरी है, खासकर जैसे मोटर वगैरह में। पर वो असल में कोई उपयोगी मैकेनिकल काम नहीं करती। तो ये सिस्टम पर एक तरह का आप कह लीजिए बोझ डालती है। अच्छा, जैसे कोई गाड़ी में फालतू सामान रखा और जगह घेर रहा है पर किसी काम का नहीं। हाँ, कुछ कुछ वैसे ही समझ लीजिए। या अब ज्यादातर जो लोड होते हैं हमारे सिस्टम में, जैसे मोटरें हैं, ट्रांसफार्मर हैं, ये इंडक्टिव नेचर के होते हैं। ओके। और ये क्या करते हैं, लैगिंग रिएक्टिव पावर खींचते हैं सप्लाई से। अच्छा। इसी से पावर फैक्टर खराब हो जाता है, अच्छा। मतलब वो एक से कम हो जाता है। अब कैपेसिटर बैंक जो हैं वो इसका ठीक उल्टा काम करते हैं। वो लीडिंग रिएक्टिव पावर सप्लाई करते हैं। ओके। तो जब हम इन्हें सिस्टम में लगाते हैं ना, तो ये उस लैगिंग रिएक्टिव पावर की एक तरह से भरपाई कर देते हैं। मतलब ये उस बोझ को बैलेंस कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। ये रिएक्टिव पावर का लेन देन वो सिस्टम के अंदर ही निपटा लेते हैं। अच्छा। तो सप्लाई से कम रिएक्टिव पावर खींचनी पड़ती है। अच्छा। और नतीजा, पावर फैक्टर सुधर जाता है, एक के करीब पहुंच जाता है। और ये लगाते कहाँ हैं ज्यादातर? इनका इस्तेमाल बहुत आम है इंडस्ट्रीज में, बड़ी बिल्डिंग्स में, सबस्टेशनों पर। अच्छा। जहां भी इंडक्टिव लोड ज्यादा होता है ना, वहां आपको ये जरूर मिलेंगे। समझ गई। तो ये कैपेसिटर बैंक एक तरह से सिस्टम के लिए रिएक्टिव पावर का लोकल सोर्स बन गए। लेकिन क्या होता है जब हमें सिर्फ रिएक्टिव पावर की भरपाई नहीं करनी? मान लीजिए बहुत बड़ा सिस्टम है, पावर ग्रिड है और वहां वोल्टेज को भी स्थिर रखना है। तब हाँ, वो एक अलग स्थिति है। ऐसी सिचुएशंस के लिए खासकर जो बड़े पावर ग्रिड्स हैं या बहुत बड़े इंडस्ट्रियल प्लांट्स हैं जहां मतलब हैवी रिएक्टिव पावर कंट्रोल चाहिए होता है, वहां एक और डिवाइस काम आता है, सिंक्रोनस कंडेंसर। सिंक्रोनस कंडेंसर, ये नाम थोड़ा भारी सा लगता है। क्या ये भी कैपेसिटर जैसा ही कुछ है? नहीं, कैपेसिटर जैसा नहीं है। ये असल में एक सिंक्रोनस मोटर है। मोटर? हाँ, सिंक्रोनस मोटर। लेकिन इसे खास तरीके से ऑपरेट करते हैं, बिना किसी मैकेनिकल लोड के चलाते हैं इसको, और ओवर एक्साइटेड कंडीशन में। ओवर एक्साइटेड? इसका क्या मतलब हुआ? ओवर एक्साइटेड का मतलब है कि इसकी जो फील्ड वाइंडिंग होती है ना, उसको नॉर्मल से ज्यादा डीसी करंट दिया जाता है। अच्छा, इससे क्या होता है, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाती है और इस हालत में ये मोटर पावर लेने के बजाय सिस्टम को लीडिंग रिएक्टिव पावर सप्लाई करने लगती है। अरे वाह! मतलब ये मोटर होते हुए भी सिस्टम को सपोर्ट कर रही है रिएक्टिव पावर देकर। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये न सिर्फ पावर फैक्टर सुधारेगी बल्कि वोल्टेज लेवल को भी स्टेबल रखने में मदद करेगी, जो ग्रिड के लिए तो बहुत जरूरी होता होगा। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। यही सिंक्रोनस कंडेंसर का एक बहुत बड़ा फायदा है। ये मल्टीटास्किंग करता है एक तरह से। हाँ। वोल्टेज रेगुलेशन में इसका बहुत अहम रोल है, जिससे ग्रिड की स्टेबिलिटी बढ़ती है। और एक और बात, ये जरूरत के हिसाब से लीडिंग रिएक्टिव पावर भी दे सकता है और जरूरत पड़ने पर लैगिंग रिएक्टिव पावर भी एब्जॉर्ब कर सकता है। अच्छा, ये तो कैपेसिटर बैंक नहीं कर सकते शायद। नहीं, कैपेसिटर बैंक सिर्फ लीडिंग रिएक्टिव पावर देते हैं। सिंक्रोनस कंडेंसर इस मामले में ज्यादा फ्लेक्सिबल है। तो फिर हर जगह इसी का इस्तेमाल क्यों नहीं होता? ये तो ज्यादा बढ़िया लग रहा है। हाँ, बढ़िया तो है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। पहली बात, ये कैपेसिटर बैंक्स के मुकाबले काफी महंगा होता है। अच्छा, कॉस्ट ज्यादा है। हाँ, फिर इसका रख रखाव, मेंटेनेंस भी ज्यादा चाहिए होता है।
और क्योंकि इसमें घूमने वाले पार्ट्स हैं, रोटेटिंग मशीन है, तो इसमें लॉसेस भी होते हैं। सही बात है। इसलिए इसका इस्तेमाल वही होता है जहां इसके एक्स्ट्रा फायदों की जरूरत हो, जैसे वोल्टेज रेगुलेशन, आमतौर पर ट्रांसमिशन लाइनों के एंड पर या बहुत बड़े इंडस्ट्रियल प्लांट्स में। समझ गई। तो ये बड़े पैमाने पर और खास जरूरतों के लिए है। अच्छा, अब अगर हमें प्रॉब्लम को और नीचे के लेवल पर पकड़ना हो, मतलब मान लीजिए कोई बहुत बड़ी मोटर है, सीधे वहीं पर कुछ करना हो तो। इलेक्ट्रोवाइल पॉडकास्ट में फेज एडवांसेस का भी जिक्र था। हाँ, फेज एडवांसेस ये एक बहुत ही कह सकते हैं टारगेटेड सॉल्यूशन है, खासकर बड़ी इंडक्शन मोटरों के लिए। इंडक्शन मोटर के लिए? हाँ, जैसे हमने पहले बात की थी, इंडक्शन मोटर को चलने के लिए मैग्नेटाइजिंग करंट चाहिए होता है। हाँ, रिएक्टिव पावर। हाँ, जो वो सप्लाई से खींचती है और पावर फैक्टर खराब करती है। फेज एडवांसेस क्या करते हैं, ये आमतौर पर मोटर के शाफ्ट पर ही लगे होते हैं। अच्छा, मोटर के साथ ही? हाँ, और ये एक तरह से मोटर को जो जरूरी रिएक्टिव पावर है, मतलब वो मैग्नेटाइजिंग करंट, वो सीधे वहीं सप्लाई कर देते हैं। ओह! आप इसे ऐसे समझिए कि मोटर के लिए खास पावर बूस्टर लगा दिया जो उसे जरूरी चुंबकीय शक्ति सीधे दे रहा है, ताकि वो मेन सप्लाई से कम खींचे। यानी ये सप्लाई लाइन पर बोझ डालने के बजाय मोटर को अंदर ही अंदर सपोर्ट कर देते हैं। बिल्कुल। इससे क्या होता है, मोटर का अपना पावर फैक्टर सुधर जाता है, और क्योंकि मोटर सप्लाई से कम रिएक्टिव पावर ले रही है, तो ओवरऑल सिस्टम का पावर फैक्टर भी बेहतर हो जाता है। ठीक है। ये कोई जनरल पर्पस सॉल्यूशन नहीं है जैसे कैपेसिटर बैंक या सिंक्रोनस कंडेंसर। ये खासतौर पर बड़ी इंडक्शन मोटरों के पावर फैक्टर को सुधारने के लिए ही इस्तेमाल होता है, और वहाँ ये काफी असरदार हो सकता है। ये तो काफी दिलचस्प है कि कैसे अलग-अलग लेवल पर अलग-अलग प्रॉब्लम के लिए अलग-अलग सॉल्यूशन है। अच्छा, अब एक और थोड़े मॉडर्न सॉल्यूशन की बात करते हैं, जिसके नाम में ही ऑटोमेशन छुपा है। ऑटोमेटिक पावर फैक्टर करेक्शन पैनल, APFC पैनल। हाँ, APFC पैनल ये आजकल इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है। इसमें होता क्या है, कई सारे कैपेसिटर बैंक होते हैं जिन्हें अलग अलग स्टेप्स में बांटा जाता है, और साथ में एक इंटेलिजेंट रिले या कंट्रोलर होता है। ये कंट्रोलर क्या करता है? ये कंट्रोलर जो है वो लगातार सिस्टम के लोड को और पावर फैक्टर को मॉनिटर करता रहता है 24 घंटे। अच्छा। जैसे ही लोड बदलता है, मान लीजिए लोड बढ़ गया और पावर फैक्टर एक सेट वैल्यू से नीचे गिर गया, तो ये कंट्रोलर क्या करेगा, जरूरत के हिसाब से कैपेसिटर बैंकों को एक एक करके या ग्रुप में सर्किट में जोड़ता जाएगा। अपने आप? हाँ, अपने आप। और इसी तरह अगर लोड कम होता है या पावर फैक्टर ज्यादा लीडिंग होने लगता है, तो ये कैपेसिटर बैंकों को सर्किट से हटा भी देता है। अरे वाह! मतलब ये सिस्टम इतना स्मार्ट है कि खुद ही डिसाइड कर लेता है कि कब कितने कैपेसिटर की जरूरत है। बिल्कुल। तो जिन फैक्ट्रियों में लोड बहुत बदलता रहता है, जैसे दिन और रात की शिफ्ट में या अलग-अलग प्रोडक्ट्स बनाते समय। हाँ, जैसे स्टील प्लांट हैं, टेक्सटाइल मिल्स हैं, ऑटोमोबाइल फैक्ट्री हैं। हाँ, तो वहाँ ये फिक्स्ड कैपेसिटर बैंक से तो कहीं बेहतर काम करेगा, क्योंकि ना कम करेक्शन करेगा ना ज्यादा, हमेशा सही रखेगा। एग्जैक्टली यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है, अडेप्टेबिलिटी, मतलब लोड के हिसाब से ढल जाना। यह सुनिश्चित करता है कि पावर फैक्टर हमेशा आपकी जरूरत की रेंज में रहे। इससे पेनल्टी से तो बचते ही हैं, सिस्टम भी एफिशिएंटली चलता है। फिक्स्ड कैपेसिटर बैंक्स जो होते हैं वो ऐसी जगहों पर या तो अंडर करेक्शन कर देंगे या ओवर करेक्शन। हाँ, दोनों ही ठीक नहीं है। दोनों ही ठीक नहीं है। APFC इस प्रॉब्लम का बिल्कुल सटीक हल है। ये तकनीक तो वाकई कमाल की है। अच्छा, अब तक हमने सारी डिवाइसेस की बात की, कैपेसिटर बैंक्स, सिंक्रोनस कंडेंसर्स, फेज एडवांसर्स, APFC पैनल्स, लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका भी है कि बिना कोई खास डिवाइस लगाए ही हम पावर फैक्टर को थोड़ा बेहतर रख सकें? पॉडकास्ट में सिस्टम डिजाइन में सुधार की भी बात हुई थी। हाँ, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है जिससे अक्सर लोग शायद नजरअंदाज कर देते हैं। अच्छा। ये एक तरह से प्रिवेंटिव मेजर्स जैसा है, मतलब बीमारी होने से पहले ही बचाव करना। ठीक है। इसमें कई चीजें शामिल हैं। पहली चीज है सही इक्विपमेंट चुनना, खासकर मोटरें। मोटरें कैसे? हमेशा हाई एफिशिएंसी वाली मोटर चुननी चाहिए और सही रेटिंग की। ये बहुत जरूरी है। अगर आप एक बड़ी मोटर को बहुत कम लोड पर चलाएंगे ना, हाँ, तो उसका पावर फैक्टर बहुत खराब होगा, चाहे वो कितनी भी अच्छी मोटर क्यों ना हो। ओह, तो मोटर का साइज लोड के हिसाब से होना चाहिए। कम लोड पर बड़ी मोटर चलाना अच्छा नहीं है पावर फैक्टर के लिए। बिल्कुल नहीं। दूसरी चीज है लोड बैलेंसिंग। अगर आपके पास 3 फेज सिस्टम है तो कोशिश होनी चाहिए कि तीनों फेज पर लोड बराबर बटा हो। हाँ। अनबैलेंस लोड से भी प्रॉब्लम आती है, जिसमें पावर फैक्टर पर असर पड़ना भी शामिल है। ओके। और तीसरी चीज जो आजकल बहुत रेलेवेंट है वो है हार्मोनिक्स का कंट्रोल। हार्मोनिक्स, ये क्या चीज है? हार्मोनिक्स अगर आसान भाषा में कहूं तो बिजली की जो नॉर्मल साइन वेव होती है ना,
एसी करंट का जो शेप होता है, हाँ। उसमें आने वाली गड़बड़ियां हैं, डिस्टॉर्शंस हैं। अच्छा, ये क्यों आती हैं? ये आजकल के जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है ना, जैसे कंप्यूटर, VFDs यानी वेरिएबल स्पीड ड्राइव्स, LED लाइटिंग, SMPS पावर सप्लाई, ये सब इन्हें पैदा करते हैं। ओह। और ये हार्मोनिक्स न सिर्फ इक्विपमेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं, बल्कि ये पावर फैक्टर को भी खराब करते हैं। ये ट्रू पावर फैक्टर को अफेक्ट करते हैं। तो इनसे कैसे निपटा जाए? इनके लिए हार्मोनिक फिल्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये उन गड़बड़ियों को, उन डिस्टॉर्शंस को सिस्टम से हटाते हैं। अच्छा। तो कुल मिलाकर एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया इलेक्ट्रिकल सिस्टम, जिसमें सही उपकरण चुने गए हों, लोड बैलेंस्ड हो और हार्मोनिक्स कंट्रोल में हो, वो नेचुरली ही बेहतर पावर फैक्टर पर काम करेगा। हो सकता है इन उपायों से पावर फैक्टर एकदम 1 ना हो जाए, पर ये प्रॉब्लम को बढ़ने से रोकते हैं, और जो बाद में करेक्शन डिवाइस लगाने पड़ते हैं जैसे कैपेसिटर बैंक्स, उनकी जरूरत कम हो जाती है। समझ गई। मतलब प्रॉब्लम पैदा होने से पहले ही सावधानी बरतना, ये तो हमेशा ही बेहतर होता है। अच्छा, अब इन सब तकनीकी बातों को और आसानी से समझने के लिए पॉडकास्ट में एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया गया था, स्कूटर वाला। हाँ, वो स्कूटर वाला उदाहरण काफी अच्छा है, रिलेटेबल है। आप उसे समझाएंगे कि जैसे स्कूटर के टायर में सही हवा का प्रेशर क्यों जरूरी है और उसका पावर फैक्टर से क्या कनेक्शन है? हाँ, जरूर। आप सोचिए, अगर आपके स्कूटर के टायर में हवा कम है तो क्या होगा? स्कूटर चलाने में भारी लगेगा, जोर ज्यादा पड़ेगा। हाँ, इंजन पर ज्यादा जोर पड़ेगा, पेट्रोल ज्यादा खर्च होगा, है ना? और टायर भी जल्दी घिसेगा। हाँ बिल्कुल, माइलेज तो एकदम गिर जाता है। बिल्कुल। अब टायर में सही हवा भरवा लीजिए, फिर क्या होता है? स्कूटर हल्का चलता है, मक्खन जैसा। हाँ, इंजन पर जोर कम पड़ता है, माइलेज सुधर जाता है और टायर की लाइफ भी बढ़ जाती है। सही बात है। तो यहाँ टायर का जो सही प्रेशर है, वो उस सहूलियत या एफिशिएंसी की तरह है जो स्कूटर को आराम से चलने के लिए चाहिए। इसी तरह इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो रिएक्टिव पावर है, जैसे टायर में कम हवा, वो एक बोझ है जो सिस्टम को भारी बना देता है। ठीक है। और कैपेसिटर बैंक या APFC पैनल लगाना, जैसे टायर में सही हवा भरना, उस बोझ को कम करता है, सिस्टम को हल्का बनाता है। वाह, ये तो एकदम परफेक्ट एनालॉजी है ना? तो जैसे टायर में सही हवा गाड़ी की ओवरऑल परफॉर्मेंस सुधारती है, वैसे ही पावर फैक्टर सुधारने वाले ये तरीके सिस्टम की परफॉर्मेंस सुधारते हैं। बिल्कुल। जब पावर फैक्टर सुधरता है तो सिस्टम में बहने वाला जो टोटल करंट है एम्पियर में, वो कम हो जाता है। अच्छा, क्यों? क्योंकि रिएक्टिव करंट का हिस्सा कम हो जाता है। अब करंट कम हुआ तो तारों में जो लॉस होता है, I²R लॉस जिसे कहते हैं, हाँ, वो कम हो जाएगा। वो कम हो जाता है। ट्रांसफार्मर पर, स्विच गियर पर लोड कम पड़ता है, वोल्टेज ड्रॉप कम होता है। इस तरह से पूरे सिस्टम की एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे सही हवा भरने से स्कूटर का माइलेज बढ़ जाता है। इस उदाहरण ने तो सारी मुश्किल बातें एकदम आसान कर दी। तो हमने आज पावर फैक्टर सुधारने के कई तरीकों पर बात की। एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। हाँ, हमने 5 मुख्य तरीकों को समझा। पहला, कैपेसिटर बैंक, सबसे आम वाला। हाँ, रिएक्टिव पावर की भरपाई के लिए। दूसरा, सिंक्रोनस कंडेंसर, बड़े सिस्टम के लिए वोल्टेज रेगुलेशन के साथ। बिल्कुल। तीसरा, फेज एडवांसर्स, खासकर बड़ी इंडक्शन मोटरों के लिए, मोटर के लेवल पर। सही। चौथा, APFC पैनल, ऑटोमेटिक और सटीक सुधार जहां लोड बदलता रहता है। हाँ। और पांचवा, सिस्टम डिजाइन में ही सुधार, यानी प्रिवेंटिव मेजर्स, सही मोटर, लोड बैलेंसिंग, हार्मोनिक्स कंट्रोल। एग्जैक्टली। और इन सभी तरीकों का मकसद आखिर में एक ही है, सिस्टम को ज्यादा कुशल बनाना, बिजली के बिल में जो पेनाल्टी लगती है उससे बचना। बिल्कुल। और जो हमारे महंगे उपकरण है उनको लंबा चलाना। सही कहा। और ये फायदे सीधे सीधे पैसों की बचत और बेहतर ऑपरेशन में नजर आते हैं। और एक और बात, कम एनर्जी लॉस का मतलब है पर्यावरण के लिए भी बेहतर है। ये भी बहुत जरूरी पॉइंट है। तो ये जानकारी मेरे ख्याल से हर उस व्यक्ति के लिए काम की है जो किसी न किसी तरह बिजली सिस्टम से जुड़ा है या उसे समझना चाहता है। हाँ बिल्कुल। चाहे वो स्टूडेंट्स हों, इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हों, या बस हम जैसे आम नागरिक जो जागरूक रहना चाहते हैं। बिल्कुल, बिजली का सही और कुशल इस्तेमाल हम सबकी जिम्मेदारी है और पावर फैक्टर मैनेजमेंट उसका एक बहुत अहम हिस्सा है। ये बातचीत तो वाकई बहुत अच्छी रही, काफी कुछ सीखने को मिला। अंत में, जैसा हम अक्सर करते हैं, क्या कोई ऐसा सवाल या कोई ऐसा विचार है जो आप हमारे सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहेंगे? कुछ ऐसा जो उन्हें इस विषय पर और सोचने पर मजबूर करे, जो शायद हमारे आज के डिस्कशन से थोड़ा आगे जाता हो? हाँ जरूर। 2 बातें दिमाग में आ रही हैं। एक तो भविष्य को देखते हुए, आजकल हम स्मार्ट ग्रिड की बहुत बातें सुन रहे हैं। हाँ, स्मार्ट ग्रिड्स, जहां IT और पावर ग्रिड का इंटीग्रेशन हो रहा है। तो एक सवाल ये उठता है कि
ये जो स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी है वो पावर फैक्टर करेक्शन को और कैसे बेहतर बना सकती है? क्या हम रियल टाइम में और भी ज्यादा बारीकी से पावर फैक्टर को मैनेज कर पाएंगे, शायद हर छोटे छोटे लोड के लिए अलग अलग? ये तो सोचने वाली बात है। स्मार्ट ग्रिड से शायद और ज्यादा ऑटोमेशन और कंट्रोल संभव हो। हाँ, और दूसरी दिशा है इकोनॉमिक्स की, मतलब आर्थिक पहलू की। हमने अलग अलग तरीके देखे, कैपेसिटर बैंक्स, सिंक्रोनस कंडेंसर, एपीएफसी पैनल, हर एक की अपनी कीमत है, मेंटेनेंस कॉस्ट है, लाइफ है। सही बात है। तो दूसरा सवाल ये हो सकता है, किसी खास इंडस्ट्रियल ज़रूरत के लिए, मान लीजिए कोई सीमेंट प्लांट है या कोई बड़ा डेटा सेंटर है, तो इन अलग अलग तरीकों में से चुनते समय किन आर्थिक और तकनीकी फैक्टर्स को, जैसे शुरुआती लागत बनाम चलाने की लागत बनाम भरोसेमंदी, इनको कितना वजन देना चाहिए? क्या हमेशा सबसे महंगा सोल्यूशन ही सबसे अच्छा होता है, या कम लागत वाले समाधान भी लंबे समय में ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं? बहुत अच्छे सवाल है। ये वाकई दिखाते हैं कि इंजीनियरिंग के फैसले सिर्फ तकनीकी नहीं होते, उनमें कितना कुछ और भी शामिल होता है। ये निश्चित रूप से हमारे सुनने वालों को सोचने के लिए कुछ नया देंगे। उम्मीद है कि ये चर्चा पावर फैक्टर सुधारने के तरीकों को समझने में मददगार रही होगी। मुझे तो पूरी उम्मीद है। आज की इस बातचीत से पावर फैक्टर करेक्शन की दुनिया काफी हद तक साफ हो गई होगी, ऐसा मेरा मानना है। इस गहन विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका भी धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और इलेक्ट्रो वायरल चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।